HESL भवन भिवानी में पूर्व सैनिकों ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति और उत्साह के साथ तिरंगा फहराया। भवन के शिखर पर पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कार्यक्रम में पूरे जिले से भारी संख्या में पूर्व सैनिक पहुंचे। ECHS की ओर से अधिकारी और डॉक्टर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों ने ECHS से जुड़ी कई समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। ECHS अधिकारियों ने अपनी मजबूरियों और व्यवस्थागत चुनौतियों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यदि पूर्व सैनिक संगठन इन मुद्दों को जिला स्तर से राज्य और केंद्रीय स्तर तक मजबूती से उठाए तो समस्याओं के समाधान की दिशा में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। पूर्व सैनिकों ने रेफरल व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। ECHS से पहुंचे डॉक्टर ने कहा कि हर छोटी बीमारी या जांच के लिए रेफरल लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व सैनिक सीधे पैनल अस्पताल में जाकर उपचार करवा सकते हैं। हालांकि इस पर पूर्व सैनिकों ने भिवानी के पैनल अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि कई बार पैनल अस्पताल पूर्व सैनिकों को भर्ती करने में आनाकानी करते हैं और इसके लिए OIC का हवाला देते हुए कहा जाता है कि वहां से भर्ती न करने के निर्देश हैं। इस पर ECHS अधिकारियों ने कहा कि उपचार और सुविधाएं पूर्व सैनिकों का अधिकार है और अपने अधिकारों के लिए संगठन को ही मजबूती से आवाज उठानी होगी। कार्यक्रम के दौरान संगठन के भीतर चल रही खींचतान भी नजर आई। पूर्व प्रधान कार्यक्रम में मौजूद रहे, लेकिन झंडा फहराने के दौरान वे नीचे ही दिखाई दिए। उन्हें संबोधन के लिए भी आमंत्रित नहीं किया गया। इससे कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों के बीच दो धड़ों में बंटे होने की चर्चा को बल मिला। हालांकि कार्यक्रम में मौजूद सभी पूर्व सैनिकों ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और अंत में भारत माता की जय के जयघोष के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। भिवानी से महेश चौहान। मैं 79 ईयर्स स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब। यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। अपने साल में 2 ही दिन होते हैं, एक तो 26 जनवरी और एक होता है 15 अगस्त। तो आज 15 अगस्त के ऊपर आप लोग गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए हैं। मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज आजादी के उपलक्ष्य में सिर्फ वही बातें की जाएंगी जो आजादी से समक्ष इस्तेमाल की जाती हैं, और यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का और कोई भाषण प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। थोड़ा सा मैं 2 लाइन इसे हट करके बता देना चाहता हूँ आपको। ये लीग बहुत ही पुरानी लीग है और इसका रजिस्ट्रेशन रोहतक से किया हुआ है और इसकी ब्रांचें हैं ये हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अभी इसका मेन मकसद वार विडोज की फैमिलीज और उनके आश्रित और अपने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए बनाई हुई है। अगर इसमें इससे हट करके अभी अगर कोई वो होता है तो वो दूसरी बात है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हरियाणा सरकार ने हमारे को एक काम दे रखे है बिजली विभाग में, मीटर रीडिंग का, बिल डिस्ट्रीब्यूशन और कैश कलेक्शन का। मेन मकसद हमारा भूतपूर्व सैनिकों की भलाई के लिए है, लेकिन हम जो है ना उससे अभी भटके हुए हैं। उसका मैं अभी विवरण नहीं कर सकता। मेन काम है हमारा भूतपूर्व की सेवा करना, उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करना। मैं जैसे मिसाल के तौर पर अभी कैंटीन है, कैंटीन की सुविधा है। कैंटीन में कुछ हद तक काफी सुधार किया हुआ है कर्नल अर्जुन सिंह साहब ने। यहाँ तक कि मैसेज भी आते हैं कि अब सामान आ गया है, आज कैंटीन बंद है, आज STB की वजह से कारण बंद है। तो आप लोगों को पता लग जाता है कि कैंटीन के अंदर आज बिक्री नहीं है, ताकि आप लोगों को समय अपना बर्बाद न करके यहाँ पर आना पड़े। इसी के साथ साथ दूसरी है हमारी मेन समस्या क्या है, ECHS की है। ECHS में एक तो रेफरल केस का है कि आम आदमी कहता है कि रेफर नहीं करते हैं पेशेंट को। दूसरा, दवाइयां जो लिखते हैं
वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी की हैं, जो रेफर होकर के जाते हैं हॉस्पिटलों में, वहां से दवाइयां लिखवाते हैं और यहाँ आकर के हम देखते हैं इस एच में तो उसका बोले हमने वही लिख दी है, साल्ट वही है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन उन्हीं दवाइयों को हम कम्प्रोमाइज करते हैं, वहां डॉक्टर के पास ले जाते हैं दोबारा से, तो वो बोलते हैं ये तो बिल्कुल घटिया दवाइयां हैं। तो इसके ऊपर गहन विचार करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने यहाँ के ऊपर आज हमारे बीच में डॉक्टर कर्नल मान सिंह, जो ECHS में अभी प्रेजेंट सेवाएं दे रहे हैं, उनको बुलाया हुआ है। वो इस विषय में आकर के आपको दो बातें बताएंगे कि मेन कारण क्या है, ये दवाइयां ये क्यों लिखी जा रही हैं, जो हम हॉस्पिटल से डॉक्टरों की लिखवाई हुई हैं उनमें तब्दील क्यों किया जा रहा है। इस विषय में डॉक्टर ही बता सकते हैं। तो हमने आपके बीच में आज डॉक्टर साहब को बुलाया हुआ है। दूसरा, अगर किसी साहिबान को कोई दिक्कत होती है तो इस लीग का ही काम है कि उसको जाकर के समाधान करवाना। अगर आप अकेले किसी तहसीलदार के पास या किसी रजिस्ट्री क्लर्क के पास या SDM के पास जाते हैं तो वो आपकी सुनवाई नहीं करते हैं। अगर आप इस लीग के माध्यम से 10-12 आदमी जाकर के इकट्ठे होंगे तो जरूर आपकी सुनाई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि जो भी समस्या होती है, वो ये लीग बनाई हुई है वो आपकी समस्या के लिए है। आप आए और अपनी समस्या बताएं ताकि उसका जो भी यहाँ बैठा हुआ है वो उसका निवारण करवा सके। अंत में मैं ज्यादा न कह करके आपसे एक बार फिर पुनः यहाँ पहुंचने पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस दौरान अगर मैंने कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल कर लिया हो तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसमें सेवानिवृत्त होने के पश्चात अभी अक्टूबर पिछले साल ECHS में ज्वाइन किया है। वहां ज्वाइन करने के पश्चात मुझे भूतपूर्व सैनिकों की इंस्टीट्यूशन पूरी तरीके से भूतपूर्व सैनिकों को ही समर्पित है। तो आप लोगों की काफी समस्याएं, हम लोगों की काफी समस्याएं मेरे सामने आती हैं, लेकिन ज्यादातर जो चीजें हैं वो क्योंकि नियम इस तरीके से बनाए हुए हैं कि उनको डॉक्टर्स अपने लेवल पे ज्यादा बहुत कुछ कर नहीं सकता है। जैसे साहब ने एक मुद्दा उठाया है कि जो दवाइयां दी जाती हैं वो बाहर से अलग कंपनी की लिखी जाती हैं और डॉक्टर जो ECHS वाले होते हैं वो अलग कंपनी की देते हैं। कौन सी कंपनी की दवाई आएगी या कौन सी की नहीं आएगी, इसका निर्धारण करना डॉक्टर या मुझे लगता है कि OIC के भी बस में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो लोकल परचेज की कुछ दवाई है जो ALC में नहीं अवेलेबल है, जो सप्लाई में अवेलेबल नहीं है, उनके ऊपर थोड़ा बहुत देख रेख हो सकती है। बाकी ज्यादातर दवाई MH से सप्लाई में आती है और MH में जो दवाई सप्लाई होती है वो DGFMS से खरीदी जाती है, डायरेक्ट दिल्ली से, या जो भी मेडिकल डिपोज है उनके थ्रू आती हैं, जो FMSDs हैं। तो उसमें बहुत सारा हम लोगों का इस लेवल पे नहीं हो सकता है। अगर हमारी लीग इसको यहाँ पे कलेक्टिव करके, स्टेट लेवल पे उसको कलेक्टिव करके या सेंटर तक ये बात पहुंचाई हुई एक सर्विसमैन को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इस चीज का समस्या का समाधान संभव है। बाकी लोकल लेवल पे बहुत ज्यादा सा नहीं है। मैं अपने जो भाई हैं एक्स सर्विसमैन, उन सबसे गुजारिश भी करूंगा, क्योंकि जिस चीज का समाधान यहाँ पे संभव नहीं है उस चीज के लिए डॉक्टर या पॉलीक्लिनिक में आप लोग जो अड़ते हैं उससे सिर्फ व्यवस्था खराब होती है, कोई फायदा नहीं होता, ना मेरा ना आपका ना इंस्टीट्यूशन का। जो डॉक्टर है उसको हिदायत है, और हिदायत नहीं है, जो सिस्टम है हमारा उसमें सिर्फ सोल्ट नेम आता है, कंपनी नेम हम जानते ही नहीं है। बिल्कुल अंगूठा टेक फौजी डॉक्टर, कंपनी नेम कभी देखा ही नहीं हमने। अब वो मान लो पैरासीटामोल है तो मैं तो सिस्टम में पैरासीटामोल चढ़ाऊंगा, अब वो चाहे सिप्ला की दे आपको, चाहे एस्ट्राजेनेका की दे, और चाहे ये अपना सेवा केंद्र है इससे बनी हुई दे, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एक बात तो ये, दूसरी चीज रेफरल सिस्टम की,
यहाँ पे दो प्रकार की चीजें हो रही हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं। एक ये, जैसे हम बिल्कुल देसी कहावत बोलते हैं कि जो ज्यादा रोता है उसको माँ बार बार दूध पिलाती है, और जो नहीं रोता है वो पड़ा रहता है। यहाँ पे मैं ऐसे लोग भी देखता हूँ जो 5-5, 7-7 साल की दवाई खाए जा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि दवाई मुझे खानी है नहीं खानी है, बस उनको महीने में एक बार आना है, अपनी दवाई लेके जानी है। वो दवाई उनके काम की है नहीं है, आज के दिन उनके हेल्थ का क्या स्टेटस है उनको नहीं पता। जब उनको ये नहीं पता है, उसकी जांच की भी कोई ज्यादा सी सुविधा अपने केंद्र में है नहीं, जिसके लिए मैं चाहूंगा कि अगर अपना जो लीग है या अपना जो एक्स-सर्विसमैन का जो भी समूहन है वो मिलके इसको रिप्रेजेंट करे कि हमारे ये जो लोकल जांच की व्यवस्था है, कम से कम बायोकेमिस्ट्री, भाई शुगर तो रोज चेक होनी चाहिए, उसके लिए भी स्लिप नहीं है। तो अब एक शुगर जांच करवाने के लिए तो मैं आपको नहीं रेफर करूंगा, 50 रुपए की शुगर जांच करवाने के लिए, या तो मैं आपको रेफर करूंगा लैब में। लैब है एम पैनल की, या तो रोहतक में और या तो हिसार में। आप 800 रुपए देके खर्च करके जाएंगे 50 रुपए के लिए, जो संभव नहीं है। या फिर मैं क्या करूंगा, आपको भेजूंगा एम पैनल हॉस्पिटल में। एम पैनल हॉस्पिटल में भेजूंगा तो किसी डॉक्टर के नाम भेजना पड़ेगा मेरे को। तो पहले तो 350 रुपए की डॉक्टर की पर्ची गवर्नमेंट के खाते से चली गई, 50 रुपए की शुगर स्ट्रिप के लिए। तो मेरी आप लोगों से समझाइश है, गुजारिश है कि जो भी इस प्रकार के टेस्ट जो 200-500 रुपए के दायरे में आते हैं, उसके लिए आके जबरदस्ती की मुझे रेफर दो जी, मुझे रेफर दो जी, मेरे को हक नहीं है क्या? आपका हक है तभी वो खुला हुआ है, आपका हक है तभी हम वहां बैठे रखें, लेकिन हर एक संभव जैसे होती है उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो अगर मान लो कि यहीं पे कोई चीज सुविधा उपलब्ध हो जाए, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गई, या रिएजेंट टाइम पे अवेलेबल रहेंगे, या मशीन टाइम पे सुचारू रूप से चालू रहेंगी। जैसे एक और इस मामले फिजियोथेरेपी, अब फिजियोथेरेपी ऐसी चीज है जिसके लिए अकेले के लिए रेफर करना मुश्किल बात है। आप बोलेंगे जी मुझे तो 18 सेशन दे दो जी, मुझे 18 दिन चलेंगे, एक बार जाते ही वो एक काट देता है। कि आज जो 15 अगस्त का कार्यक्रम HESL भवन पे किया गया है और काफी संख्या में पूर्व सैनिक यहाँ पर एकत्रित हुए। हाँ, ये हमारे प्रेम को दर्शाता है, बहुत ही बढ़िया। आज 15 अगस्त, आप सभी को पता है कि आज 15 अगस्त है और हम सब यहाँ 15 अगस्त को मनाने के लिए सभी उपस्थित हुए हैं। हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हो गए। स्वतंत्रता दिवस यानी कि जो ने हमारे पूर्वज जो स्वतंत्रता सेनानी इतने थे, उन्होंने बड़ी जो कुर्बानियां दी, उन स्वतंत्रता से सबसे पहले उन स्वतंत्रता सेनानियों को हम नमन करना चाहेंगे, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जो है सब कुछ दांव पर लगा दिया। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मंगल पांडे, अबुल कलाम आजाद, चंद्रशेखर और रानी लक्ष्मीबाई समेत सैकड़ों वीर स्वतंत्रता सेनानियों की त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। और यह स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि हम देश और उसके मूल्यों का सम्मान करना चाहिए, और हमें यह भी याद दिलाता है कि हम अपनी स्वतंत्रता को निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल करें। स्वतंत्रता के बाद बहुत देश ने तरक्की की है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कृषि, शिक्षा और खेल जैसे तमाम मोर्चों पर भारत बहुत तरक्की कर चुका है। लेकिन फिर भी आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, असमानता, जातियों में बट रहा देश, धर्म के नाम से बांटा जा रहा है। अब पॉलिटिशियन लोग धर्म के नाम से बांटने का काम कर रहे हैं। तो हम एक्स-सर्विसमैन जितने भी हैं, हमारी कोई जाति नहीं होती, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे और भारत देश को यानी कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएं। धन्यवाद सर।